बदल जाओ वक्त के साथ, वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ, वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला अध्याय और इसका दूसरा भाग फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में घटित हुई, अर्थात 18वीं शताब्दी में घटित हुई। फ्रांस की क्रांति जिस समय हुई उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। ठीक है, इसने पूरे विश्व पर एक व्यापक प्रभाव डाला। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में आपसी समानता, राष्ट्रवाद और बंधुत्व का विकास हुआ। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि फ्रांस की क्रांति ऐसी क्या वजह आई, ऐसे क्या कारण थे कि फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति को मैंने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला आता है राजनीतिक, दूसरा आता है सामाजिक और तीसरा आता है आपका आर्थिक कारण। इसमें से हम पहले कारण को डिस्कस करते हैं, प्रथम कारण को डिस्कस करते हैं। उसमें आता है हमारा निरंकुश राजशाही। फ्रांस में एक ऐसा शासक था जो पूरी तरह से अयोग्य था। फ्रांस में निरंकुश राजशाही यानी कि राजा लुई 16वां के पास, या राजा लुई 16वां इतना निरंकुश था, इतना स्वेच्छाचारी था कि वह अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, बल्कि प्रजा पर कई तरह से अत्याचार करता था, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रांस की जनता को, फ्रांस के नागरिकों को क्रांति लाने में। अगला पॉइंट आता है राज दरबार की विलासिता। राज दरबार में जितने भी मंत्री या राजा के जो भी पदाधिकारी थे, वो सब एक भोग विलासी जीवन व्यतीत करते थे। इनको जनता के किसी भी कार्य से, जनता के सुख या दुख से कोई चिंता नहीं थी। इसी क्रम में अगला पॉइंट है आपका प्रशासनिक भ्रष्टाचार। वहाँ जो प्रशासन, कुल मिलाकर के राजा के जो पदाधिकारी थे या उसके पूरे राज्य में जो भी पदाधिकारी थे, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त था। नंबर 4 पॉइंट आता है अति केंद्रीकृत प्रशासन। अति केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब है प्रशासन इतना केंद्रीकृत था कि कोई भी अधिकारी यदि अपनी मर्जी से किसी प्रजा के लिए कुछ करना भी चाहता था तो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो राजा होता था, सारी शक्ति, पूरे देश की शक्ति राजा के ही हाथ में केंद्रित थी। राजा जो भी बोलता था वही कानून होता था, राजा जो भी कहता था वही कानून होता था। अर्थात राजा की मर्जी के बिना, यानी कि लुई 16वां की मर्जी के बिना फ्रांस में किसी तरह से कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए तो राजा ने एक फ्रांस में एक राजाज्ञा दी कैचे नामक एक कानून था। इस कानून के तहत किसी भी नागरिक को किसी भी समय बिना अपराध के ही उसे पकड़ करके कारागार में डाल दिया जाता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है फ्रांस की क्रांति के उदय में। अगला पॉइंट है आपका न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। न्याय व्यवस्था अत्यधिक दुर्बल थी, क्योंकि समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, इसमें न्यायिक व्यवस्था में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लिए कुछ अलग तरह की न्यायिक व्यवस्था थी। कुलीन और कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए कुछ अलग तरह की न्याय व्यवस्था थी। इस तरह के देशपूर्ण कार्य भी फ्रांस की क्रांति में कारक बने। अगला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। देखिए, नागरिकों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था, क्योंकि वहाँ की प्रजा को अपनी बात कहने का, अपनी तरफ से कोई सभा करने का, लिखित या मौखिक अपनी बात कहने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अब हम अगले कारण को देखते हैं, सामाजिक कारण। देखिए, फ्रांसीसी समाज 4 वर्गों में विभाजित था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग। ठीक है, इनमें सबसे जो उच्च होते थे वह होते थे पादरी वर्ग। क्यों? ये लोग चर्च में काम करते थे, जबकि इनके पास अथाह धन संपत्ति होती थी।
फिर भी अथाह धन संपत्ति होती थी और ये लोग जो है वो भोगविलासी जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात इनके पास समस्त सुख सुविधाएं होती थी। किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का इनके पास कोई कमी नहीं होती थी। अगले आते हैं इसमें कुलीन वर्ग, ठीक है ना। कुलीन वर्ग भी पादरी वर्ग के बाद आता था। कुलीन वर्ग भी एक उच्च वर्ग ही था जो कि किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता था। कुलीन वर्ग के लोगों का कहना था कि कुलीन वर्ग जो है वो सिर्फ युद्ध करता है, ठीक है। बाकी कृषक, 3 वर्ग बचे के, कृषक, मजदूर और मध्यम वर्ग। इन तीनों वर्गों के ऊपर समस्त प्रकार के कर लाद दिए जाते थे। यानी कि कुलीनों का कहना था और पादरियों का कहना था कि कृषक, मजदूर और मध्यम, इन वर्गों के लोग कर भरने के लिए हैं और ये युद्ध लड़ने के लिए हैं और ये पूजा पाठ करने के लिए हैं। यानी कि ये लोग चर्चों में रहते थे। तो इस तरह की जो अव्यवस्था फैली हुई थी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक रही है फ्रांस की क्रांति के उदय में। अगले पॉइंट पे आते हैं हम, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित, आर्थिक यानी कि आर्थिक कारण में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। इसी से आप समझ रहे होंगे कि धन से संबंधित है। राजा भोगविलासी था, वहां के पदाधिकारी भी भ्रष्ट थे। तो सीधी सी बात है कि किसी भी देश में आर्थिक अव्यवस्था का अभाव होना संभव है। तो आर्थिक व्यवस्था अत्यंत अव्यवस्थित हो चुकी थी। दोषपूर्ण कर प्रणाली, देखिए दोषपूर्ण कर प्रणाली कैसे थी। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ये लोग किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे, जबकि ये ही सबसे अमीर लोग थे। इनके पास सारी सुख सुविधाएं होती थी, इनके पास सब कुछ होते हुए भी पादरियों के पास 30 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति थी। कुलीन वर्ग के पास भी अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद समस्त कर, पूरे देश का समस्त कर कौन भरता था? कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग। तो ये एक दोषपूर्ण कर प्रणाली थी। आइए, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध। यदि कोई मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग का व्यक्ति कोई भी व्यापार करना चाहता था तो उसे नहीं करने दिया जाता था। बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या के अंतर्गत सबसे बड़ी बात कि जब लोगों के पास, वहाँ के नागरिकों के पास काम नहीं था तो उन्होंने क्रांति में हिस्सा लेना उचित समझा। सैनिकों का असंतोष। सैनिक असंतोष में भी एक फ्रांस की क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में क्योंकि फ्रांस में जो सैनिक थे वो उच्च पदों पर जिन लोगों को नियुक्ति मिलती थी वह कुलीन वर्ग के होते थे, और अगर कृषक, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को नियुक्ति मिलती भी थी तो निम्न पदों पर मिलती थी। ठीक है, इस तरह की जो व्यवस्था थी वो फ्रांस की क्रांति में कहीं ना कहीं एक इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने जाना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को। इसी क्रम में हम जानते हैं कि ऐसा तत्कालिक कारण क्या है। देखिए, किसी भी क्रांति के उदय में कोई भी क्रांति तुरंत उदित नहीं होती है, कोई भी क्रांति तुरंत नहीं होती है। उसके उदय के लिए कोई एक तत्कालिक कारण भी रहता है। जैसे यदि कहीं झगड़ा होता है दो लोगों में, तो कहीं ना कहीं पहले की भी समस्याएं उनकी कुछ ना कुछ बनी रहती हैं। उसके चलते कोई ऐसा एक महत्वपूर्ण, ऐसा एक कारण, कोई एक ऐसी चीज घटना घटित होती है जिसके कारण उनमें झगड़ा स्टार्ट होता है। ऐसे ही फ्रांस की क्रांति में अगर हम समझें तो तत्कालिक कारण था लुई 16वां का शासक बनना। ठीक है, लुई 16वां एक अयोग्य शासक था जो कि 20 वर्ष की अवस्था में ही शासक बना। लुई 16वां के पास प्रशासनिक अनुभव की बहुत बड़ी कमी थी। यही कारण था कि वह अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था और भोगविलासी जीवन व्यतीत करता था। जैसा कि मैंने दिया है, भोगविलासी जीवन व्यतीत करना। तो लुई 16वां जो था वो पूरी तरह से एक निरंकुश शासक था, सिद्ध हुआ और जनता ने क्रांति की शुरुआत कर दी। आइए जानते हैं इसके परिणाम क्या हुए। क्रांति हुई, उसके कुछ परिणाम भी हुए ना। तो देखिए, सबसे पहला परिणाम, राजतंत्र का अंत हो गया।
प्रजातंत्र की स्थापना हुई। यानी कि प्रजातंत्र का मतलब आप जानते ही हैं, प्रजातांत्रिक शासन कौन सा है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जब समस्त जो शक्तियाँ थी, जो भी समस्त शक्तियाँ थी शासन की, वह जनता के हाथ में आ गई। अगला है प्रशासनिक के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में सुधार है। अगला पॉइंट आता है राजा के दैवी तथा विशेषाधिकार का अंत हो गया। राजा के पास जो दैवी और विशेषाधिकार थे ना, जो कि उसकी आज्ञा ही सब कुछ होता था, उसकी आज्ञा ही कानून होती थी, इस तरह के समस्त विशेषाधिकार समाप्त हो गए। सामंती प्रथा का अंत हो गया। किसानों को सामंती कर से मुक्ति दी गई। ठीक है ना, किसानों पर जो सामंती कर लगाया जाता था उससे उन्हें मुक्ति दे दी गई। कुलीन तथा पादरियों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। यानी कि ये जो कुलीन और पादरियों को कर नहीं देना पड़ता था, वो विलासी जीवन व्यतीत करते थे, है ना, इनके पास बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे, ये समस्त खत्म हो गए। फ्रांस की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा और कर प्रणाली में भी सुधार किया गया। ठीक है, तो आज हमने जाना कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, उसका तात्कालिक कारण क्या था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको कैसा लगा।